स्टूडेंट्स वो अनदर वीडियो ऑफ एग्जाम की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट ऑफ चैप्टर 1 मैथ्स विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है ये वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, लेट टी बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एंड लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। इसका मीनिंग क्या है कि मान लो हम कोई दो ट्राइंगल्स लेते हैं, उनका नाम दे दिया ए एंड बी, तो ये रिलेशन में तभी बिलोंग करेंगे जब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी हो। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी हो तभी ये बिलोंग करेंगे, अदरवाइज ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। अब पूछा क्या है कि तो आर के बारे में आप क्या कह सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक कर लेते हैं। अगर ए कॉमा ए के लिए चेक करूं तो ए विल बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो क्या हो जाएगा, दिस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर मैं ए कॉमा बी के लिए चेक करूं और पहले अज्यूम कर लेता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। अगर मैं रिवर्स चेक करूंगा, दैट इज बी कॉमा ए, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, एक ट्राइंगल ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका रिवर्स भी हमेशा ट्रू होगा, इसलिए बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। पहली कंडीशन से रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरी कंडीशन से सिमेट्रिक हो गया। चलो अब थर्ड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट सेकंड। तो थर्ड कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अज्यूम करना पड़ेगा तीन ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। कौन से तीन, मान लो हमने लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और फिर हमने लिया बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। दूसरे वाले का मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे स्मॉल बी आएगा, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। अभी हमें चेक क्या करना होगा ए कॉमा सी के बारे में। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। इसलिए कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या कह रहा है, कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब क्या कि एक फैमिली में बहुत सारे चिल्ड्रन है, मान लो हमने उसमें से कोई भी दो चिल्ड्रन उठाए, एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया, और अगर ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए कॉमा बी हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये हम चेक कर लेते हैं कि ये आर कैसा रिलेशन होगा, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा ए, ये मैंने एलिमेंट दिया, ए खुद का भाई है, ये तो हो नहीं सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर चेक करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब क्रॉस चेक क्या करना पड़ेगा, बी कॉमा ए बी अगर बिलोंग्स टू आर हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ए इज ब्रदर ऑफ बी, जैसे यहाँ पे दिया गया, तो ये भी तो हो सकता है कि बी है ना, बहन है, सिस्टर है, तो बी कॉमा ए डज बिलोंग्स टू आर हम गारंटी नहीं कह सकते, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर भी केस बन सकता है, तो हम इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिस्टिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टिव के लिए अगेन क्या करना होगा, हमें दो अजम्पशन करने होंगे। पहला अजम्पशन क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दूसरा अजम्पशन क्या होगा, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। पहले से क्या आ रहा है, ए ब्रदर है किसका, बी का। दूसरे से क्या आ रहा है कि बी ब्रदर है सी का। तो अब यहाँ पे चेक क्या करना होगा, ए और सी के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन, ए ब्रदर ऑफ बी है, बी ब्रदर ऑफ सी है, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि बी जो है वो ब्रदर है, मेल है मतलब। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब सी यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, ए उसका भाई होगा ही, तो ए इज ब्रदर ऑफ सी में मिलने ही वाला है। इससे क्या साबित होता है कि ए कॉमा सी ना वो बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन में। तो ये ट्रांजिस्टिव हो गया। तो हमने जो चेक किया उसमें हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टिव मिला, बाकी हमें कुछ मिला नहीं। तो ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर है वो कैसा होगा, ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए 1 2 3। एक सेट ए दिया है जिसमें तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, हमें इसमें ना मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं। तो सबसे बेसिक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, 1 1 2 2 3 3। ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिस्टिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। फिर मान लो मैंने इसमें और एक एलिमेंट ऐड कर दिया 1 2, इक्विवेलेंस के लिए मुझे इसको सिमेट्रिक रखना होगा। जैसे ही 1 2 ऐड किया, 2 1 तुरंत ऐड कर देंगे। अब ये भी इक्विवेलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, क्या करेंगे, इसको रिमूव कर दो, और फिर हमने ऐड किया 1 3,
तो 1,3 ऐड कर दिए, 3,1 ऐड कर दिया, अगेन ये इक्विवेलेंस बन गया। अब क्या करेंगे, वापस इसको रिमूव कर देंगे और हमने ऐड किया 2,3, 2,3 ऐड करते ही वापस 3,2 ऐड कर दो, तो ये कैसा बन गया, इक्विवेलेंस। तो अभी तक हमको 4 मिल चुके हैं। लास्ट क्या होगा कि जो भी ए क्रॉस ए का आंसर होता है वो सारे एलिमेंट्स आप लिख दो, तो वो भी कैसा होगा, हमेशा ये इक्विवेलेंस होता ही होता है। अगर एक रिलेशन में ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे तो वो इक्विवेलेंस होगा ही होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो कितने हमको टोटल रिलेशन मिल गए, तो आंसर है 5 मिल गए। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है, इफ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ 1 to 1 and on to mappings from A to B is। तो अब इसमें देख लेते हैं, एक काम करते हैं, हम इसमें है ना एरो डायग्राम बना देते हैं। एरो में मैंने डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे 5 एलिमेंट लेने, 1 2 3 4 5 ले लिया, और सामने 6 एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी डी ई एफ। 1 to 1 का मतलब क्या है कि जो मेरा यहाँ पे 1 से एरो निकल रहा है, मान लो ए पे गया, 2 से बी पे गया, 3 से डी पे चला गया, 4 से सी पे चला गया, 5 से ई पे चला गया। ठीक है, तो 1 to 1 तो हो सकता है, लेकिन ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पर ये एफ खाली रह जाएगा। 5 जगह से एरो निकलेंगे तो सामने 6 चीजों को फिल नहीं कर सकते, 5 को ही फिल कर पाएंगे, तो एक हमेशा खाली रहेगा ही रहेगा। तो ऑन टू तो नहीं बनने वाला, इसलिए आंसर कैसा आगे, 0। क्वेश्चन कह रहा है 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो दोनों तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि हमको एक सेट ए दिया है, उसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं, और बी में ना सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, जो कि है ए कोमा बी। और इस केस में हमको पूछ रहा है कि सर्जेक्शंस फ्रॉम ए इनटू बी कितने होंगे। सर्जेक्शंस का मतलब यही है कि ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। तो यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जो इधर सोल्यूशन दिया है ना, ये थोड़ा गलत है। इसका इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला रहेगा कि जब हमको ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ सर्जेक्शंस निकाल ले, फॉर्मूला होता है समेशन आर गोज फ्रॉम 1 से लेके n तक, -1 की पावर n माइनस आर, एन सी आर, और आर की पावर m। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। जो हमारा ए में एलिमेंट्स हैं वो m है, जो हमारे बी में एलिमेंट्स हैं वो n है। करंट क्वेश्चन में ए में एलिमेंट्स n है और बी में एलिमेंट्स 2 है। तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में m की जगह पे n रख देना होगा और n की जगह पे 2 रखना होगा। तो इधर ध्यान से वो चीज करें, मैं रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पे n लिखा है वहाँ n रख दो, और जहाँ n रखा है वहाँ 2 रख दो। तो r इज इक्वल टू 1 से 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 माइनस आर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 CR, फिर r की पावर n हो जाएगा। चलो ये तो बढ़िया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। r की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1, 2C1, 1 की पावर n, प्लस का साइन आएगा, -1 की पावर 0, तो क्या होगा, r की वैल्यू मैंने 2 रख दी, 2C2, r की जगह पे 2, 2 अब आगे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर इधर आ जाएगा -1 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और 2C2 का भी आंसर 1 होता है, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो फाइनल आंसर हो गया 2 रेज टू n। तो क्या आंसर बन रहा है, 2 रेज टू n -2 आंसर बन रहा है। तो इसका एक्चुअल आंसर ये हो सकता है 2 रेज टू n -2। यहाँ का सॉल्यूशन कुछ गलत दिया हुआ है, इसका नोट डाउन कर ले, और आंसर मेरा आ जाएगा 2 रेज टू n -2। इस क्या कह रहा है, इफ f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 1/x, देन f इज डैश 1 to 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है कि नॉट डिफाइंड है। देखो x बिलोंग्स टू r दिया है, मतलब 0 भी x हो सकता है। जैसे ही मैं इधर डिनोमिनेटर में 0 प्लेस करूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/0, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर सिंपल है, क्या हो जाएगा, f इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन हमको दिया है, अगेन आर टू आर डिफाइंड है, fx की इक्वेशन दी, एक और फंक्शन दिया है g, और हमें बोला है जी ओ एफ निकालना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं क्या है। देखो, जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि g फंक्शन के अंदर में एफ एक्स रखूंगा। इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे एफ एक्स को लिस्ट आउट कर देता हूँ मैं, एफ एक्स क्या है। तो एज पर द क्वेश्चन एफ एक्स, जस्ट अ सेकेंड,
तो क्वेश्चन में हमको एफ एक्स क्या दिया हुआ, 3x² माइनस 5 और जी एक्स क्या दिया हुआ है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ एक्स की जगह पे ओरिजिनल फंक्शन रख देंगे, तो जी ऑफ 3x² माइनस 5 बन जाएगा। अब इसका आंसर निकालने के लिए इस फंक्शन को देखो, जहां जहां पे x लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे पूरा अंदर का टर्म रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5, न्यूमरेटर में खाली x था, मैंने पूरा ये टर्म रख दिया, नीचे 3x² माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम ही चीज़ जो मैंने लिखी थी, जो यहाँ लिखा है वही इधर, तो इसका आंसर बन जाता है जी। ओके, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि एक फंक्शन एफ ए से बी डिफाइंड है और जी बी से सी डिफाइंड है और ये बाइजेक्टिव है, देन जी ओ एफ इनवर्स इज। तो ये तो हमारे टेक्स्ट बुक का एक सिंपल सा थ्योरम है। इसमें क्या हो जाएगा, एफ आगे आ जाएगा, जी पीछे चला जाएगा, एफ आगे आ गया, जी पीछे चला गया, और दोनों के ऊपर हम इनवर्स का साइन लगा देंगे, हमारे टेक्स्ट बुक का थ्योरम है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में ऐसा कह रहा है कि ए 1 2 3 है, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था जहाँ पे 1 2 3 था, पर वहाँ कुछ कंडीशन नहीं दी थी, क्या कहा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सारे निकाल दो। यहाँ पे कंडीशन दी कि 1, 2 उसमें होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 रख देंगे। अब कहा कि 1 2 कंपल्सरी चाहिए तो 1 2 इंसर्ट किया। इक्विवेलेंस बनाना है मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए इसका रिवर्स एलिमेंट भी प्लेस कर देंगे। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, 1, 2 और 2, 1 बिलोंग कर रहा है, तो मान लो ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है, तो ए और सी के लिए चेक करेंगे 1, 1 तो वो भी बिलोंग कर रहा है, तो राउंड स्टेप भी होगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स तो हमने प्लेस कर दिए। अब मान लो मैंने और एक एलिमेंट इंसर्ट किया विच इज 2, 3। तो 2, 3 इंसर्ट करके ही मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 2 भी इंसर्ट करना होगा। अब 2, 3 और 3, 2 को कंपेयर करो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी से, तो दोनों का बी एलिमेंट सेम हो गया ना, पहले में ए कॉमा बी है विच इज 3, दूसरे में बी कॉमा सी है 3, तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए। तो चेक क्या करना पड़ेगा, 2, 2 बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है, फेयर इनफ। दूसरा इसमें क्या हमें देखना होगा कि ये 1, 2 और 2, 3 में भी 2 और 2 कॉमन है, तो 1, 3 बिलोंग करना चाहिए। जो हमने अभी तक इंसर्ट नहीं किया था उसको भी इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर वापस इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 1 भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ दो ही पॉसिबल हो रहे जो कि इक्विवेलेंस हो। अगर कंडीशन दी है कि 1, 2 कंपल्सरी होना चाहिए तो हमारे दो ही बनते हैं। टेन क्या कह रहा है, एक फंक्शन दिया है x² + 2x + 1, एक जी फंक्शन, अच्छा जी फंक्शन हमें दिया नहीं है, हमें ऐसा कहा गया है कि f ऑफ जी एक्स x² + 6x + 9 के बराबर है, तो जी ऑफ 2 फाइंड करो। तो इसमें है ना हमेशा देखने का कुछ तो है ना इन दोनों फंक्शन में कॉमन बन रहा होगा, दैट इज एफ वाई मुझे जो दिया गया है x² + 2x + 1, इसको देखते ही मुझे एक फॉर्म क्लिक हो रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर दे दिया है, तो मैं एफ एक्स को सीधा क्या लिख सकता हूँ, x + 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से कोई मुझे पूछे कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो मेरा सिंपल आंसर होगा जी ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कर किया मैंने, ये एफ एक्स मुझे मिला x + 1 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे यहाँ जी एक्स आ गया, तो इधर भी एक्स की जगह पे जी एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में भी दिया गया है एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर है, x² + 6x + 9 के, तो यहाँ भी मुझे कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है विच इज x + 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर रिमूव कर देते हैं, तो जी ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब जी ऑफ 2 फाइंड करना है तो एक्स की जगह पे 2 रख दो, तो क्या जी ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, तो आंसर हमारा 4। क्वेश्चन 11 कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो जो इक्विवेलेंस नहीं है वो प्रूव करना है ना, तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक के बारे में सोच लेते हैं कि किसमें सेटिस्फाई नहीं होगा और देख लेते हैं। अब देखो ये रिलेशन क्या कह रहा है, ए लेस देन बी। अब इसमें डायरेक्ट सिमेट्रिक देखो, अगर ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। तो ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर सिमेट्रिक नहीं है
तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो इसलिए यही है जो हमारा इक्विवेलेंस नहीं बन सकता। क्वेश्चन 12 का कह रहा है रिलेशन फ्रॉम P टू Q इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ P क्रॉस Q, नहीं। P क्रॉस Q, नहीं। एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ P क्रॉस Q, नहीं। सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, यस। तो ये थोड़ा 11th का ही बेसिक नॉलेज है। तो रिलेशन क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट होगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, रिलेशन 11 12 13 टू 8 10 2 12। अभी तक क्या हो रहा था, रिलेशन डिफाइन ए से बी हो रहा था, एक्स से वाई हो रहा था, आर टू आर हो रहा था। यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि इनपुट 11 12 13 हो सकते हैं और आउटपुट में 8 10 12 ही आ सकता है। और हमको रिलेशन किस हिसाब से दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और हमें आर इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले काम कर लेते हैं कि आर ही फाइंड कर लेते हैं। बहुत जल्दी से आ जाएगा कि ये फिक्स इनपुट्स हैं। तो पहला इनपुट जब मैं प्लेस करूँ, मान लो मैंने 11 प्लेस किया, तो 11 माइनस 3 का आंसर 9 आएगा। तो 9 इधर है नहीं, तो 11 प्लेस करने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर जैसे ही मैंने 12 प्लेस किया, तो 12 माइनस, सॉरी यहाँ गलती कर दी मैंने, 11 माइनस 3 8 होगा, 8 यहाँ पे है, तो 11,3 आने वाला है। 12 माइनस 3 9 होगा, 9 यहाँ पे नहीं है, तो वो 12 वाला हमारा नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, 12,9। 13 प्लेस करते ही 13,10 होगा और वो रिलेशन में आएगा। तो ये तो रिलेशन डिफाइन हुआ, हमें इसका इन्वर्स करना है। तो क्या करेंगे, हम बस एलिमेंट्स को स्विच कर देंगे, 3,11 और दूसरा क्या हो जाएगा 10,13। बस ये रहा हमारा इन्वर्स। यहाँ पे 8 आएगा ना, यस। 11 माइनस 3 2, ये भी 8। 14 क्या कह रहा है, इफ सेट A has m elements, सेट B has n elements, the number of relation from A to B is। इस क्वेश्चन में पता है हमें क्या करना होगा कि पावर सेट ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है ना, वो निकालना होगा। देखो A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, A के और B के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, विच इज m इंटू n, और उसके पावर सेट में किसके बराबर होंगे, 2 raised to m। ये हमारा आंसर बहुत इजीली आ गया। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इफ na इक्वल टू 3 एंड nb इक्वल्स टू 4, द नंबर ऑफ फंक्शन विच आर 1 to 1। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि 3 में से एरो निकल के किसी 4 को मिल रहे हैं, तो 1 to 1 तो हो सकता है। अब इसके लिए हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें 4p3 निकालना है, और 4p3 का जो आंसर आएगा विच इज 4 फैक्टोरियल, वो ही हमारा आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, कब काम आएगा, जब 1 to 1 रिलेशन निकालने हैं, कितने होंगे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स इनमें से कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पे है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x जो दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको है ना हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये कैसा है, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, 2x इंटू 1/x क्या हो जाएगा 2, इसमें से -2 कर दो, तो ये तो हट गया। यही बचा ना जो यहाँ पे आरएचएस में दिया था, तो एलएचएस और आरएचएस एक बराबर हो गए। अब क्या कर रहे हैं, x प्लस 1/x को t बुला दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो x प्लस 1/x था उसकी जगह पर t आ गया। सेम आरएचएस में भी हो गया, x प्लस 1/x की जगह t आ गया। अब इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमें फंक्शन मिल गया कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r माइनस 0, दूसरे में दिया है मॉड x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। हमारे ना दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, एक तो ये c वाला, एक d वाला। तो इनमें से कौन सा सही होगा, उसके लिए हमें x के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो t का रेंज होगा वो x प्लस 1/x का होगा। x प्लस 1/x को y मान लेते, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई एक्स। इससे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें मुझे एक्स के सोल्यूशन निकालने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वो क्या बन जाएगा, वाई प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू वाई। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए ये जो रूट के अंदर नंबर है वो कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना पड़ेगा।
मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। देयरफॉर हमें क्या मिल जाता है, किस पे बिलोंग करेगा, 2 से इन्फिनिटी पे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर लेस देन 2 आता तो -2 से 2, सिंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए तो 2 से इन्फिनिटी पे बिलोंग करेगा, इसलिए ऑप्शन हमारा जो सही हो जाता है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स प्लस ए वाई और एक्स माइनस ए वाई दिया गया है ए एक्स वाई के फॉर्म में और एफ एक्स वाई निकालना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि ये दो टर्म ऐड हो रहे हैं ना, 1 + 2 दो चीजें ऐड हो रही है, यहाँ पे दो सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसकी जगह पे कोई सिंगल सिंगल टर्म आ जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2x बचेगा, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर मेरे पास 2ay बचेगा। तो वही कर लेते हैं कि अगर मैं x प्लस ए वाई को t मान लेता हूँ और x माइनस ए वाई को u मान लेता हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो t प्लस u मुझे दे देगा 2x। यहाँ से x क्या आ जाएगा, देखो जो यहाँ दिया हुआ t प्लस यू बाय 2, x आ जाएगा t प्लस यू बाय 2। सिमिलरली आप देख सकते हैं y आ जाएगा t माइनस यू बाय 2। अब अगर मैं ये जो मेरा अजम्पशन उसको यहाँ प्लेस करता हूँ गिवन क्वेश्चन में कि मैंने x प्लस ए वाई को t माना है, x माइनस ए वाई को u माना है, तो सामने x की जगह पे ये आ जाना चाहिए और y की जगह पे ये आ जाना चाहिए। क्या बन जाएगा, f ऑफ t u इज इक्वल टू a बाय 4 t स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इधर t की जगह पे x रख दो, u की जगह पे y रख दो, तो जो क्वेश्चन में बोले वो हमको मिल जाएगा। एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए बाई 4। तो यहाँ पे ये y की जगह पे a आएगा, तो सिमिलरली यहाँ पे a आएगा, यहाँ a आएगा, कुछ कैंसिल होके मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। देखो ऐसे जल्दबाजी में मेरी तरह माफ कर लेना, क्योंकि a भूल जाओगे फिर मैच नहीं करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Question 18 क्या कह रहा है, set A has 3 elements and set B has 4 elements. The number of one-to-one functions defined from set A to B is, तो अभी जो हमने किया था 4p3, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही इसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल, बस यहाँ पे ऑप्शन में नंबर्स दिए हुए इंस्टेड ऑफ फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की जगह क्या आ गया 24। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 2 3 4 to 3 4 7, इसमें कितने एलिमेंट्स है 4, इसमें कितने हैं 3। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था कि जब ऐसे ऑनको फंक्शंस निकालना तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास जो n आ गया वो 3 है और जो m आ गया वो 4 है। तो सिंपल मैं इस इक्वेशन में प्लेस कर देता हूँ, n की जगह पे 3 कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं ये n की जगह पे 3 कर दिया, सिमिलरली m की जगह पे 4 कर दिया। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू प्लेस करेंगे, पहले आर की वैल्यू 1 रखनी है और -1 का यहाँ पे अगर हम 1 रखोगे तो ये रहा -1 की पावर 3 -1, आर की जगह पे अगेन 1 और ये आर की जगह पे अगेन 1, फिर आर की वैल्यू 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे और 3 पे स्टॉप कर देंगे। इन सबको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 36। तो ये बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान से डालो और एन और आर की वैल्यूज आपको ध्यान से डालो। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया है और उसका इन्वर्स हमको फाइंड करना है। तो ये फंक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हमने एक नाम दे दिया y। अब y इज इक्वल टू हमने फंक्शन बोला दिया, यहाँ से अगर हम x निकाल दे तो उसी को हम इन्वर्स कह देंगे। ये सब हमने काफी क्लासेस में डिस्कस किया है कैसे इन्वर्स निकालना होता है। y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू फंक्शन बुला लो और फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो y के टर्म्स में, तो हमारा वही इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। अगर मैं इधर स्क्वायरिंग ऑन द बोथ द साइड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। अब यहाँ से मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, ये समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक 2 ऐड करता हूँ, एक 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ और एक ये वाला 2 वापस से लिखता हूँ। तो इधर क्या आ गया, ये वाला टर्म बन जाता है x प्लस
वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और -4, मुझे क्या मिल गया, x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज दिस। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब हमने इस टर्म को y माना और LHS में हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, कौन सी दो, तो ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा क्या, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। एक्स क्या आ जाएगा, वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो मैंने कहा था ना कि हमने एफ एक्स को वाई मान लिया, यहाँ से एक्स फाइंड कर दो, उसी को इनवर्स बुला दो, तो एफ इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ये ही इनवर्स फाइंड करने का प्रोसीजर और आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। 21 में क्या कह रहा है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया है और एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, बहुत रिपीटेशन काम होगा, थोड़ा टीडियस होगा बट करना तो पड़ेगा ही। एफ ऑफ एफ एक्स हमें निकालना है। एक पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स, पहले एफ एक्स लिखो, उसको फिर फंक्शन में डालो और फिर फंक्शन में डालो। तो कर लेते हैं, तो क्या किया, पहले एफ एक्स लिखा, उसको फिर फंक्शन में प्लेस करना है, तो एफ ऑफ ये पूरा फंक्शन हमने डाल दिया। अब जो एक्चुअल फंक्शन था वो क्या है, एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं निकालना चाहता हूँ एफ ऑफ एफ एक्स, ये मेरा क्या है, फंक्शन। इसका मीनिंग समझते हैं कि एक्स की जगह पे पूरा फंक्शन रख दो। क्या सर, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा मेरा एक्स की जगह पे पूरा का पूरा फंक्शन। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, वो क्वेश्चन में दी गई है। तो ये एफ एक्स की जगह पे देखो एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एफ एक्स की जगह पे भी वही। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। इसको वापस से फंक्शन में प्लेस करना है, तो अब इस पर्टिकुलर टर्म को जो यहाँ पे हमने फाइंड किया, इसको फंक्शन में प्लेस करना है और जहां जहां पे फंक्शन में एक्स था उसकी जगह पे ये पूरा टर्म रख देंगे। जब इसको वो रख के सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन वाला सम है, ऐसा इसमें कोई हेवी कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको बहुत क्विकली डिस्कस कर लिया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और सोल्यूशन भी काफी अच्छे से हमने आपको प्रोवाइड किया। क्वेश्चन 22, जी ऑफ एफ एक्स मॉड साइन एक्स दिया है और एफ ऑफ जी एक्स साइन रूट एक्स स्क्वायर दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है कि हमें कुछ फंक्शन सेलेक्ट करने जिसके कारण आंसर ये आता है, तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है और हमारा आंसर ये बनता है। तो देखो जी ऑफ एफ एक्स मॉड साइन एक्स है, तो मैंने ये पढ़ा है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स। तो एक ऐसा फंक्शन दिख रहा है क्या, तो लेट्स सी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे को चाहिए, वो क्या आ जाएगा, मॉड साइन एक्स। रूट वाला फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे, पर ये फंक्शन रूट ऑफ एक्स है, इसके अंदर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मेरा एफ एक्स जो फंक्शन है वो स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स अगर मॉड के टर्म्स में दिया है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, एफ एक्स में कहीं स्क्वायर छुपा हुआ होगा। तो एफ एक्स में साइन स्क्वायर एक्स है, उसका रूट करेंगे तो मॉड आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन को चेक करते ही आपको आंसर मिल जाता है। अगर जो मैंने समझाया हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तो कुछ नहीं, एक एक ऑप्शन को उठाओ और ये फाइंड करो, जी ऑफ एफ एक्स आपका आंसर तब भी आ जाए। क्वेश्चन 23 में एक फंक्शन दिया है मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, उसकी वैल्यू जीरो होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो, और एक फंक्शन दिया है जी एक्स जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पूछा है जी ओ एफ एक्स किसके बराबर होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम ये मॉड्यूलस मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो आंसर वन आएगा और जब एक्स नेगेटिव होगा तो आंसर माइनस वन आएगा। ये कैसे आता है, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा, वन। एंड व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो वहां से ये चीजें आ गई।
अब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है तो जी ऑफ एफ एक्स भी हम तीन क्राइटेरिया के निकालेंगे, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 और क्राइटेरिया 3। तो क्राइटेरिया 1 जब पॉजिटिव नंबर है तब हमारा आंसर 1 आने वाला है, तो जी ऑफ 1 हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे कि 0 के लिए आंसर निकालें, तो जब जी ऑफ 0 निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0 आएगा और -1 के लिए 1 आएगा। तो यहाँ पे भी है ना आंसर सेम ही आ रहे हैं, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव आंसर 1 है, व्हेन एक्स इज नेगेटिव आंसर -1 है, एंड व्हेन एक्स इज 0 आंसर 0 है। इसलिए ये फंक्शन हमारे मॉडुलस फंक्शन के बराबर हो गए। देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्वेश्चन 24 में वो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और कहा गया है कि एफ ऑफ एफ 1 अपॉन एक्स फाइंड करो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स हमको दिया है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, पहले एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स फाइंड करो। एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स बन जाएगा। अब इस चीज को वापस से फंक्शन में प्लेस करना है, तो बेसिकली हमको एफ ऑफ 1 प्लस एक्स था, ये आंसर क्या है 1 प्लस एक्स, तो मैंने एफ ऑफ 1 प्लस एक्स यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, इसलिए बी ऑप्शन हमारा आंसर। क्वेश्चन 25 में जी एक्स एक फंक्शन दिया है 1 प्लस रूट एक्स, एफ ऑफ जी एक्स दिया है 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स और बोला कि एफ एक्स मुझे निकाल के दो। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स मुझे दिया गया है, थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है उसका रूट यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ वैसा फॉर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे y की जगह पे 1 अज्यूम करो, इसका मतलब x प्लस 2 रूट एक्स मान लो इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2, मैंने क्या किया 3 को ब्रेक कर दिया 1 और 2 में, तो ये क्या हो गया अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, x प्लस 1 सॉरी रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व करो, रूट एक्स का स्क्वायर x आएगा प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ जी एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो जी ऑफ एक्स कुछ मुझे दिया गया, क्या दिया है 1 प्लस रूट एक्स, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे जी एक्स है, यहाँ जी एक्स आ गया, इधर अगर जी एक्स की जगह मैं एक्स लिख दूँ तो सामने भी जी एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा और इस तरीके से मुझे मेरा फंक्शन मिलेगा। 26 क्या कह रहा है, इफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन एफ ओ जी ऑफ -3 क्या होगा। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ -3 इज एफ जी ऑफ -3, तो जी एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे -3 प्लेस करो, -3 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। अब एफ ऑफ 10 निकालना होगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 10 रख दो, तो आंसर हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ एफ इज -5 to 7 और जी एक्स डिफाइन किया है मॉड ऑफ 2x प्लस 5 और डोमेन पूछा है एफ ऑफ जी एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं कि देखो एफ ऑफ जी एक्स मुझे निकालना है, जी एक्स है क्या एक्चुअली मॉड ऑफ 2x प्लस 5। अब मुझे निकालना है डोमेन किसका, फंक्शन एफ का, इसका मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, तो जो इधर पॉसिबल वैल्यूज हैं वही हमारे पास एफ की पॉसिबल वैल्यूज होंगी ना। इधर जो वैल्यूज पॉसिबल है वो कौन सी है, वो दी गई है हमको -5 to 7। मैं क्या कह सकता हूँ नॉट 2x प्लस 5 जो है उसकी पॉसिबल वैल्यूज -5 से 7 के बीच में। अब मॉड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 से बड़ा ही होने वाला है मॉड और 7 से छोटा होने वाला है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पार्ट को फोकस करेंगे, मॉड 2x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 7
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं, तो दोनों तरफ पहले सब्ट्रैक्ट बाय 5 कर दो, तो -12 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा डोमेन ऑफ f of x which is -6 to 1। 28 क्या कह रहा है, फंक्शन दिया है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई फाइंड करना है। तो पहले एलएचएस में एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखते हैं। अब इस फंक्शन में एक्स की जगह पे वाई कर देंगे एलएचएस में, तो आरएचएस में भी वही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हमें टर्म मिलेगा। अब हमें ना इसको कुछ रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हम ये फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको फाइंड करना है। नहीं तो यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, पर ऑप्शन के हिसाब से मैच कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। किस तरीके से रीअरेंज किया, ये एक्स वाई को आगे लिख दिया, सेम नीचे भी एक्स वाई को आगे लिख दिया, और पीछे ये दोनों टर्म चले गए एक्स प्लस वाई, और नीचे के भी दोनों टर्म पीछे चले गए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स वाई से, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कुछ एक टर्म है, और नीचे भी 1 माइनस वही टर्म है। इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने y बोल दिया, तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई दिख रहा है, तो ये एफ ऑफ वाई बन जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यूज प्लेस कर दो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा। देखो यहाँ से मैंने इधर कंपेयर किया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो ये एफ ऑफ वाई बन गया। y की जगह जो भी मैंने अज्यूम किया था वो यहाँ प्लेस कर दिया, ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गए। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, बेसिकली थ्योरेटिकल है, जहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं दिए गए। उसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी का, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक सेट ले लो ए बी सी, तीन एलिमेंट से, और रिलेशन हम डिफाइन करते हैं ए बी सी और ए बी से। Then write minimum number of ordered pairs to be added in R to make R reflexive and transitive। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए और ट्रांजिस्टिव बनाने के लिए मिनिमम कितने पेयर्स हमको इसमें ऐड करने पड़ेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन तो होनी ही पड़ेगी कि तीनों के पेयर्स अवेलेबल हो, ए और बी और सी। अब क्वेश्चन को देखो तो खाली ए अवेलेबल है, तो बाकी दो नहीं है, ये दो तो चाहिए ही चाहिए, ये दोनों कंपल्सरी हो गए हमारे बी और सी। अब मान लो यहाँ पे मैं अगर ऐड कर भी दूँ, क्वेश्चन में वो दिया है ए बी ऐड कर दिया, सी ऐड कर दिया, बी कॉमा सी क्वेश्चन में दिया है, ए कॉमा बी क्वेश्चन में दिया है, और मैं इसको हम कंपेयर करें ये ए कॉमा बी और बी कॉमा सी को, तो इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम, तो ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिस्टिव बनने के लिए, तो हमें और एक ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी। तो हमने कितनी चीजें ऐड की, एक दो तीन, तीन हमको पेयर ऐड करने पड़ेंगे इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव बनाने के लिए। सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। जब भी रूट है, सिंपल है, रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर तो इमेजिनरी में चले जाएंगे, तो ये तो रियल वैल्यू फंक्शन है, तो इमेजिनरी कंसेप्ट की तो हमें बात करनी ही नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 25 इज मोर देन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। जब ऐसा कंडीशन है तो -5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन होता तो माइनस इन्फिनिटी से -5 और 5 से इन्फिनिटी, लेस देन है तो वो रेंज बाउंड हो जाता है -5 से 5 के बीच में। ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन 3 जो है सेक्शन बी का, फंक्शन दिया है 2x+1 और एक फंक्शन दिया x² - 2, और जी ओ एफ फाइंड करने को बोला है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करने को बोला है, तो जी ऑफ एफ एक्स की जगह पे पूरा फंक्शन रख दो। अब यहाँ कंपेयर करो, x की जगह पे 2x+1 रख दो, ब्रैकेट को ओपन करो, 4x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2, तो ये आंसर। तो आप सॉल्व करके देखिए, आंसर ये आ जाए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है सेक्शन बी का, जी एक दिया है 1 1 2 3 3 5 4 7, क्या ये फंक्शन है।
और अगर ये फंक्शन है तो मान लो जी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा एक्स प्लस बीटा से, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज बताओ। देखो फंक्शन होने के लिए क्या करेंगे, एरो डायग्राम बना के चेक कर लेंगे। तो इनपुट्स लिख दी यहाँ पे 1 2 3 4, जो पहले पहले सारे नंबर्स है ना वो इनपुट्स है, और जो सेकंड नंबर्स हैं वो हमारे आउटपुट्स हैं। सेकंड नंबर क्या है, 1 3 5 7। 1 का आंसर 1 है, 2 का 3 है, 3 का 5, 4 का 7। ये एरो डायग्राम में देख सकते हो कि कहीं से भी दो एरोज नहीं निकल रहे, ये फंक्शन है, और ना ही यहाँ पे कोई खाली बैठा हुआ है, ये फंक्शन तो है ही। अब क्या किया कि अज्यूम कर लिया कि जी एक्स किसके बराबर है, अल्फा एक्स प्लस बीटा के। अब इस 1 1 को यूज करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ 1 1 के बराबर होगा। दूसरा मैं इसको यूज करके लिख सकता हूँ कि जी ऑफ 1 अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। दूसरा मैं क्या यूज कर सकता हूँ कि जी ऑफ 2 3 के बराबर है। सिमिलरली जी ऑफ 2 2 अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। अब 2 माइनस 1 कर दो, ओके, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल दो। अब 2 माइनस 1 कर दो, बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, अल्फा 2 के बराबर आ गया। और इस इक्वेशन में वापस से अल्फा को प्लेस कर दो, तो बीटा -1 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा 2 है और बीटा -1, ये हमारा आंसर होगा, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज -1। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, लेट द फंक्शन बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स सो दैट एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन। अब देखो यार इसमें है ना कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ सबको पता है कुछ ऐसा होता है। अब अगर इस वैल्यू को मैं पकड़ के रखूं तो ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या कि दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए, दो डिफरेंट एंगल्स के लिए, मान लो एक एंगल मैंने ले लिया π/2 और एक ले लिया -π/2, उन दोनों के लिए जो भी cos x का आंसर होगा सेम ही होगा। cos π/2 क्या होता है 0, -π/2 क्या होता है 0। ये 0 वापस तो लिखूंगा नहीं मैं, तो मेरे पास यहाँ पे दो एरोज आ रहे हैं, ये तो -1 हो गया, 1 1 तो है नहीं। दूसरा cos का फंक्शन -1 से 1 के अंदर ही वेरी करता है, और हमारा कोडोमेन क्या दिया है, पूरा आर, मतलब -2 भी हमारे कोडोमेन में आता है, यहाँ पे -2 भी है, तो कोई भी एरो -2 पे नहीं पहुंचेगा, खाली रह जाएगा, इसका मतलब ऑन टू नहीं हो सकता, ना ये मतलब है ना ये ऑन टू। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि x 1 2 3 y 4 5, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ x क्रॉस y आर फंक्शन फ्रॉम x y और नॉट। कुछ हमें सबसेट दिए हैं एक्स क्रॉस वाई के, और हमें देखना है कौन से फंक्शन कौन से नहीं। फंक्शन देखने के लिए हमेशा एरो डायग्राम ही काम आता है। तो पहले वाले का एरो डायग्राम अगर मैं बना दूं तो 1 2 3 हो जाएगा, और दूसरे सामने आएगा 4 5, और बस यही दो आएंगे। तो 1 4 पे जा रहा है, 1 5 पे जा रहा है, तो बस ये फंक्शन नहीं है, तो एक ही जगह पे एरो जाना चाहिए था, पहला वाला नहीं है। दूसरा वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले का एरो डायग्राम बना लेते हैं, देखो मैं इसका मिटा देता हूँ, सेकंड वाले का फटाक से बना लेते हैं। सेकंड वाले के लिए मेरे पास जो इनपुट्स होंगे क्या होंगे 1 2 3, और आउटपुट्स में होगा 4 4 4। तो अच्छा ये 4 4 रिपीट नहीं लिखना पड़ेगा। सेकंड वाले के एरो डायग्राम में ये 4 4 मैं मिटा देता हूँ, एक ही बार 4 है, तो ये हमें फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, भले मैनी टू वन है पर फंक्शन तो है। उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 1 से 2 एरो निकल रहे थे, वो तो नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा मैंने आपको रिमोट कंट्रोल की एनालॉजी बताई थी कि एक ही बटन से दो काम हो रहे हो तो वो नहीं होता। यहाँ पे 1 2 3 ठीक है ये चलता है, पर 1 से 2 एरो निकले वो नहीं चलता। अगला जो हम थर्ड के लिए चेक कर ले, तो यहाँ पे 1 से 4 को बिलोंग कर रहा है, 2 5 को और 3 5 को, तो दो अलग अलग इनपुट्स के लिए 2 और 3 के लिए हमें सेम आंसर मिलेगा, वो चलेगा। तो ये भी हमारा फंक्शन है। और क्या हो रहा है कि हमारा एक इनपुट है 3, वो खाली रह जा रहा है, तो एरो डायग्राम में एक एलिमेंट खाली रह जाएगा, कोई एरो निकलेगा नहीं, तो ये लास्ट वाला भी फंक्शन नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट नॉट अ फंक्शन, बाकी दोनों फंक्शन है, और लास्ट वाला नॉट अ फंक्शन है।
यहाँ हमारी वर्कशीट पूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विज्ञान की पाठशाला के स्टूडेंट नहीं हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी ये वर्कशीट चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है। वो टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वर्कशीट की पीडीएफ और इसका सोल्यूशन हम सब अपलोड करते रहते हैं रेगुलर। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं।